ईटीवी के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश तोमर। आज हम बात करेंगे सूबे के मंत्री हैं लुइस मरांडी जी। दुमका से हैं, काफ़ी कद्दावर नेता मानी जाती हैं, पहली बार मंत्री बनी हैं, लेकिन संथाल के लोगों को इनसे बहुत अपेक्षाएं। इन्होंने राजनीति में जीवन कैसे स्टार्ट किया, किस तरह से शुरुआत की, हम सीधे बात करते हैं डॉक्टर लुइस मरांडी जी से। संथाल की राजनीति में लुइस मरांडी पहली बार चुनाव जीत कर आई भाजपा की तरफ से। आते ही लुइस मरांडी को मंत्री बना दिया गया। लोगों को बहुत उम्मीद है और एकाएक संथाल में डॉक्टर लुइस मरांडी क्यों इतनी अपेक्षाओं की जो लोगों ने रखे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, आपके माध्यम से आज इस आमने सामने प्रोग्राम में आने का मुझे मौका मिला है। सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है चुनाव लड़ने का, और दुमका के जनता ने हमें जीत का सेहरा पहनाया और राज्य स्तर में आज रघुवर जी का सरकार में मंत्री के रूप में आपके सामने हम बैठे हैं। जहाँ तक दुमका और संथाल परगना की बात है, लोगों की अपेक्षा बिल्कुल बढ़ गई है और ये बात सही है। उसका एक कारण है कि सदियों से जब से हम भी अपने राजनीतिक होश संभाले हैं, हमने यही देखा है कि दुमका और पूरे संथाल परगना सहित विकास कहीं नहीं हुआ। लोग विकास देखना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, अपने आप को और लोगों के समानांतर खड़ा करना चाहते हैं। इसीलिए आज लोगों का अपेक्षा ज़्यादा बढ़ गया है। मुझे लगता है मैं उनके अपेक्षा में खरे उतरूंगी, ऐसा मेरा प्रयास होगा। बिल्कुल। संथाल से आप जुड़ी हैं, संथाल को बहुत करीब से आपने देखा है, आप वहाँ पर बच्चों को पढ़ाती भी थी। सवाल ये उठता है कि आखिर जो विकास की बातें होती हैं, जो कल्याणकारी योजनाओं की बात होती हैं, संथाल जो कि झारखंड का एक बहुत बड़ा परिक्षेत्र है और एक अलग क्षेत्रों में गिना जाता है, क्योंकि वहाँ पर संथाल निवास करते हैं, आज भी वहाँ पर लोगों की स्थितियों में बहुत सुधार नहीं हो पाया। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ी है, और सिस्टम के साथ साथ एक सामाजिक दायित्व हम जिसको कहते हैं, सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन करना चाहिए। उसके लिए अवेयरनेस चलाने की आवश्यकता है कि आज अगर हम गांव स्तर में बात करें तो लोगों को ये पता नहीं चलता है कि सरकार के माध्यम से हमारे लिए क्या क्या प्रावधानित है। तो ये कार्यक्रम चूँकि आज हमको सीधे सीधे लोगों से जुड़ने का मौका मिला है, तो आने वाला समय में हम अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाएंगे आप ही के माध्यम से या विभिन्न चैनलों के माध्यम से, ताकि लोगों को पता चल सके कि राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़ के लिए क्या क्या प्रावधानित किया है। बिल्कुल, वो तो सही है कि जो विभाग काम करते हैं, विभाग के बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। लेकिन खास ये है कि संथाल पढ़ना जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट परिक्षेत्र है झारखंड का, आप देखें वहाँ से कई कद्दावर नेता आए, गुरुजी वहीं से चुनाव लड़के आए, जो पिछले दो मुख्यमंत्री हैं वो वहाँ से पहुँचे। बावजूद इसके जो संथाल के लोगों की अपेक्षाएँ थीं, क्या संथाल को वो समझ नहीं पाते, या सिर्फ संथालों के नाम पर सिर्फ वो राजनीति करते रहे? क्योंकि संथाल पढ़ना की आज आप स्थिति देखें, दुमका मुख्यालय है, उप राजधानी कहा जाता है दुमका को, बावजूद उसके वहाँ पर स्वास्थ्य अगर सुविधाओं की बात करें, आप दूसरे इंस्टॉलेशन की बात करें, तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा उपेक्षित है। ऐसा क्यों है? देखिए, संथाल परगना या दुमका राजनीतिक दृष्टिकोण से दुमका का ज़मीन बहुत ही उपजाऊ है, क्योंकि वहाँ से हम लोगों ने 4 मुख्यमंत्री दिया और बदले में वहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिला। इससे ये साबित होता है कि चाहे वो गुरुजी हो, चाहे बाबूलाल जी हो, चाहे कोई भी हो, जो हेमंत जी हो, स्टेफन जी हो, कई लोगों ने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का पद को सुशोभित किया है, लेकिन लोगों के लिए उनके मन में ये कभी दर्द नहीं रहा कि जो व्यक्ति या जो लोगों के माध्यम से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, उनके लिए हमको ये करना चाहिए, ये उनका सोच ही नहीं है। और उसका सीधे शब्द में अगर हम छोटा सा उदाहरण आपको दे दें कि दुमका का अस्पताल, वहाँ इलाज नहीं होता, ये आप लोगों को भी पता है।
छोटा सा कटने से लेकर सर दर्द पैर दर्द उस सीधे रेफर ही होता है, और इसके लिए हम लोग वहाँ बहुत परेशान हैं, और उस चीज़ को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है ताकि वहाँ के लोगों को वहीं इलाज मिल जाए। ऐसा हम लोग इस सरकार में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, पानी हो गया, ये सारा चीज़ वहाँ कुछ नहीं है। आज भी नदी का पानी, नाला का पानी लोग पीने के लिए भी विवश होते हैं। तो ये हमारे लिए चैलेंजिंग है और निश्चित रूप से ये सरकार करेगी। संथाल की बात करें, अगर आपने वहाँ की अगर रेवेन्यू की बात करें, आपके पास 2 तीर्थस्थल हैं, चाहे वो देवघर की बात करें, आप बासुकीनाथ की बात करें, आपके पास बहुत खूबसूरत जगह हैं जिसको कि आप एक्सप्लोर कर सकते थे टूरिज्म के मामले में। इसके अलावा वहाँ पर बहुत और कुछ संभावनाएं हैं, पावर सेक्टर में आप काम कर सकते हैं। आज वहाँ अगर संथालों की बात करें, रोज़गार की बात तब कही जाती थी, राजनीति में मुद्दे भी बने, चुनाव में मुद्दे बने, लेकिन रोज़गार की दृष्टि में रोज़गार सृजन के लिए सरकार की तरफ से कुछ काम नहीं हुआ। आप वहाँ से मंत्री बनी हैं, आपको क्या लगता है अगर संभावनाएं तलाश करनी होंगी तो कितनी संभावनाएं वहाँ नजर आ रही हैं? जहाँ तक राजस्व की बात है, वहाँ वर्ल्ड फेमस हम कह सकते हैं देवघर, बाबा बासुकीनाथ, और अभी एक नया आपको पता है, लेकिन इस बार चूँकि अवार्डेड है वो मलोटी, तो ये सारे चीज़ें हैं। साथ ही साथ वहाँ हमारे यहाँ ये है माइंस है, पत्थर उद्योग हम जिसको कह सकते हैं, तो वहाँ से राजस्व की कमी नहीं है। सरकार को अच्छा खासा वहाँ से राजस्व आते हैं, लेकिन नेतृत्व का अभाव है वहाँ पर, और दृढ़ संकल्प लेने की आवश्यकता है जो आज तक नहीं हो पाया। और इन सारे बिंदुओं पर हम लोग पहल कर रहे हैं। आने वाला समय में इन सारे चीज़ों को भी और कैसे आगे बढ़े, राजस्व कैसे बढ़े, और लोग अधिक से अधिक देश विदेश से कैसे वहाँ आकर्षित हों, ऐसा योजना हम लोग बनाएंगे। उसका एक उदाहरण अभी मलोटी हुआ है। बिल्कुल, हम मलोटी भी बात करेंगे, संथाल की उन जगहों की बात करेंगे, बहुत ही खूबसूरत जगह है और ख़ास तौर पर राजनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जानेंगे लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर लुईस मरांडी जी से। सरकार में मंत्री हैं, जाहिर है कि काफ़ी अपेक्षाएं हैं, लेकिन संथाल की बात करें तो संथाल में कुछ ऐसी भी जनजातियां हैं जिन्हें कहीं ना कहीं सरकार की सहायता की ज़रूरत है, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक उनको बहुत ज़्यादा सहायता नहीं मिला। अगर हम पहाड़िया की बात करें, पहाड़िया जनजाति आज विलुप्ति के कगार पर है। हर सरकार की तरफ से तमाम तरह की स्कीम्स आते हैं, बावजूद इसके पहाड़िया जनजाति की स्थिति आज भी बद से बदतर है। आप वहाँ रही हैं, बहुत करीब से रही हैं, क्या लगता है कैसे इनकी स्थितियों में सुधार होगा और सरकार क्या योजनाएं बना रही है? कि पहाड़िया जनजातियाँ बहुत हद तक तो आगे वो लोग आए हैं, और लेकिन 80% आज भी वो लोग जंगलों में ही रहना पसंद करते हैं। चूँकि वो परंपरागत ढंग से रहते आए हैं तो नीचे उतरना नहीं चाहते, लेकिन वो जहाँ रहते हैं सरकार का ये प्राथमिकता रहेगी, इस सरकार का प्राथमिकता रहेगी वो जहाँ रहें, चाहे जंगल में रहें या बाहर ही रहें, संवैधानिक जो अधिकार उनको प्राप्त है वो अधिकार उन तक पहुँचाना ये मेरा कर्तव्य है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि मेरा भी जो क्षेत्र है, कई क्षेत्र में पहाड़िया जनजातियाँ हैं और वो आज भी पहाड़ में रहते हैं। उसमें एक भूल पहाड़ नाम का एक जगह है, एक अमलागढ़ी नाम का एक जगह है जो बिल्कुल पहाड़ के ऊपर रहते हैं। और अमलागढ़ी में मैं अपने बचपन में खुद मैं जंगल में जाया करती थी और लकड़ी लाया करती थी, तो ये सब हम जानते हैं बहुत अच्छे तरह से। इन लोगों के विकास के लिए हम खुद वहाँ तक पैदल जाएंगे और एक आध घंटे उनके साथ हम बिताएंगे। उनको क्या क्या किन किन चीज़ों की आवश्यकता है उनके अनुरूप हम योजना बना के उनको हम देंगे। बिल्कुल, इस सरकार में चूँकि आप कल्याण मंत्री हैं, समाज कल्याण का भी काम देखती हैं, महिलाओं की स्थिति संथाल में पहाड़िया जनजाति के बीच में, चाहे आम जो वहाँ की आदिवासी बच्चियाँ हैं या जो फिर लड़कियाँ हैं जो रोज़गार की तलाश में देखती हैं, कहीं ना कहीं उनके शोषण भी होते हैं। आपकी सरकार की तरफ से क्या पहल होगी और क्या आपके पास योजनाएं हैं? महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। उसका एक कारण ये है कि वहाँ पर कोई उद्योग धंधा नहीं है। अगर हम कहें संथाल परगना में तो मात्र एक फसल की खेती होती है, वो भी धान की खेती होती है। वो भी अगर बारिश अच्छी हुई तो फसल हुआ, और अगर बारिश ना हो तो फिर वहाँ खेती करना मुश्किल हो जाता है। और
आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण हमें लगता है महिला और ज़्यादा इधर उधर भटक जाती हैं। तो उसको रोकने के लिए समाज कल्याण विभाग के माध्यम से या कल्याण विभाग के माध्यम से, जैसे NGO वगैरह, SHG ग्रुप वगैरह सशक्त करने की आवश्यकता है। आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से भी कई तरह की योजनाएं चलती है। तो इस सब प्रचार प्रसार करने के साथ ही साथ उन लोगों के बीच में भी आने वाले समय में कुछ हम लोग बृहद कार्यक्रम करेंगे, उनसे भी हम सजेशन लेंगे। बिल्कुल, आप बता रही थी कि जो लड़कियां खासतौर पे होती हैं, जो कम उम्र की नाबालिग लड़कियां होती हैं, आप देखती होंगी कि झारखंड से हर दिन, चाहे वो बस के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से, गुमला का इलाका हो, चाहे खूंटी का इलाका हो, सिमडेगा का इलाका हो, बहुत ही पिछड़े इलाके से दलाल के माध्यम से या अन्य माध्यमों से वो बाहर के प्रदेश में जाते हैं। फिर वहाँ के लड़कियों के साथ में एक्सप्लॉयटेशन होता है। मानव तस्करी एक बड़ा कॉमन सा वर्ड बन गया है। इस दिशा में सरकार कितनी गंभीर है और क्या योजनाएं हैं ताकि जो बाहर जाती हैं कम से कम उनको सुरक्षित रखा जा सके? हमने सरकार में आते साथ ही ये एक निर्णय लिया था और मुख्यमंत्री जी से हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सेक्रेटरी चेंज हो गए थे तो पहल नहीं हो पाई है। एक तो समाज कल्याण विभाग, एक ग्रामीण विकास, एक श्रम विकास, जो इस तरह का 2-3 योजना, 2-3 विभाग मिलकर संयुक्त रूप से हम लोग प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जिस गांव के बच्चे बाहर जाते हों तो वहाँ के जनप्रतिनिधि, आंगनबाड़ी केंद्र से सेविका, ग्राम प्रधान, इन लोगों का एक संयुक्त टीम बना के मॉनिटरिंग करने का जिम्मेवारी दिया जाएगा, ताकि आपके गांव से कौन नए लोग आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं, और अगर कहीं बिना प्रधान को बिना बताए कोई बाहर जाता है और कुछ घटना घट जाती है तो पनिश भी उन्हीं को मिले। इस तरह का थोड़ा सा तो सख्ती अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं, जिस भी चकाचौंध की वजह से जाएं, अगर सरकार पहल करे और उनका कम से कम कुछ इन्फॉर्मेशंस रखे, उनके रजिस्ट्रेशंस कराएं। सरकार सिर्फ ये ध्यान दे कि जो लड़कियां निकल रही हैं वो अगर बनारस जा रही हैं, अगर वो दिल्ली जा रही हैं, तो वहाँ के शहरों में वो कहाँ नौकरी कर रही हैं, कितना सुरक्षित वहाँ पर हैं, किस तरह की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है। सरकार के पास अगर इस तरह के डेटाबेस रहें तो ऐसी लड़कियाँ वहाँ पर ज़्यादा सुरक्षित रहेंगी। नहीं, उसमें ऐसा किया गया है। वैसे रांची में जैसे एक हेल्पलाइन है, और ये हमको लगता है सभी जिला में ही है कमोबेश। जहाँ नहीं है तो हम लोग उसको एक्टिव कर लेंगे, सभी जिला में हेल्पलाइन हो। आप जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि दिल्ली झारखंड भवन में भी हेल्पलाइन खोला गया है, ताकि वहाँ कोई भी लड़कियाँ जहाँ रहती हैं, कहीं परेशानी अगर होती हो तो तुरंत वो हेल्पलाइन के माध्यम से उनको मदद मिल सके, और इसको हम लोग और एक्टिव करेंगे। अच्छा, जो लड़कियां बाहर से रेस्क्यू होकर आती हैं, कभी कभी कुछ वारदात उनके साथ हो जाते हैं, वो जब यहाँ वापस आती हैं तो अलग अलग NGO के माध्यम से होती हैं, लेकिन गांव में अगर फिर से पुनर्वास की बात करें तो गांव में वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलता। लड़कियां जब यहाँ पर वापस आती हैं उसके बाद वो किस तरह से बसेंगी, किस तरह से उनको रोजगार दिया जाए, इसको लेकर सरकार बहुत चिंता नहीं करती। तो क्या उस दिशा में सरकार काम करती है? नहीं, ये एक तरह से समाज कल्याण विभाग का ही एक हिस्सा है, और समाज कल्याण विभाग ने जगह जगह में कई जिलों में आफ्टर केयर होम बना रखा है। कहीं एक्टिव है, कहीं एक्टिव नहीं है। दुमका में भी एक आफ्टर केयर होम है, लेकिन वो फ़िलहाल एक्टिव नहीं है, चूँकि मैं खुद विजिट की थी। तो बीच में मेरे साथ एक वैसे ही एक लड़की आई थी, तो उस दिन हमको फील हो गया कि आफ्टर केयर होम का महत्व क्या है, और हमने सेक्रेटरी को निर्देश दिया है कि आफ्टर केयर होम हर जगह हो, हर जिला में हो, ताकि इस तरह के जो सफ़रर बच्चे हैं, लड़कियां हैं, वो फिर चूँकि आपने ठीक ही कहा कि परिवार के लोग एक्सेप्ट नहीं करते, तो आखिर कहाँ जाएंगे, और कभी कभी आत्महत्या करने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। उन चीज़ों को रोकने के लिए आफ्टर केयर होम को हम लोग एक्टिव करेंगे, और कौशल विकास का विशेष रूप से इसमें हम लोग और आगे बढ़ावा देंगे, ताकि कौशल विकास के माध्यम से उनको रोजी रोजगार दिलाया जा सके। उसमें एक चीज़ हम जोड़ना चाहेंगे कि सिर्फ आफ्टर केयर होम बनाने से काम नहीं चलने वाला। हमें लगता है कि वहाँ पर एक ओल्ड एज होम हो जाए, ऑर्फनेज के लिए एक स्कूल हो जाए, तो एक कैंपस हम डेवलप करना चाहते हैं। बिल्कुल हम मंत्री लुइस मरांडी से बात करेंगे, चूँकि इनके जो विजन है वो बहुत साफ है, और किस तरह से इन्होंने जो तमाम जो विभागों की इन्होंने जानकारी रखी है उसके पीछे के क्या कारण हैं। चूँकि डॉक्टर लुइस मरांडी दुमका में शिक्षक रही हैं, जाहिर है कि विभागों का जो काम है वो भी काफ़ी बेहतर करेंगे। अभी वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी जी से। इन्होंने अपने विभाग के बारे में बहुत क्लियर कट विजन रखा है,
कारण है क्योंकि इन्होंने जो शिक्षा ली है और ख़ास तौर पर जो इनके अनुभव हैं वो कहीं ना कहीं इनके काम में मदद पहुंचा रहा है। शायद संथाल की किस्मत में इस बार शायद कोई करवट ले, हम बात करेंगे मरांडी जी से। आपने जितने बारीकी से चीज़ों पर ध्यान रखा है, जो आपके बैकग्राउंड्स हैं, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि डॉक्टर लुईस मरांडी जो कि मंत्री बनी हैं, दुमका में मंत्री बनने से पहले क्या करती थी? देखिए, मेरा बैकग्राउंड अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं बहुत ही मध्यम वर्गीय भी हम नहीं कह सकते हैं, हम निम्न वर्ग से आते हैं। और मेरे पेरेंट्स पढ़े लिखे लोग नहीं थे और हम गांव के स्कूल में हमारी पढ़ाई हुई है, मिडिल स्कूल, लेकिन हाई स्कूल मिशन स्कूल से हमारी पढ़ाई हुई। और दुमका महिला कॉलेज से हमने ग्रेजुएशन किया। उस समय 3 इयर्स डिग्री कोर्स था। एसपी कॉलेज से हमने ऑनर्स किया था। एमए की डिग्री हमने रांची से ली है। पढ़ाई के बीच में ही हमारी शादी हो गई थी और शादी के बाद मेरा एक परिवर्तन हो जाता है लाइफ, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बचपन हमने बहुत मुश्किल से गुजारा था। जैसे अभी हम आपको बता रहे थे कि गांव का आइडिया हमको इसलिए है कि जब गांव का स्कूल जाते थे तो स्कूल जाने से पहले या स्कूल आने के बाद हम लोग जंगल भी जाते थे और जंगल से लकड़ी भी लाया करते थे। खेतों में भी हम लोगों ने काम किया है, हर तरह का हम लोगों को काम का अनुभव है और इसीलिए इतना कुछ करते हुए आज तक हम यहाँ पहुँचे हैं। और हमारी जब इंटर में हम पढ़ाई कर रहे थे उस समय हमारी शादी हो गई थी और शादी के बाद ही हम सारा पढ़ाई पूरा किए हैं। मेरे परिवार वाले हमको बहुत मदद। आप इतनी जीवट थी, इतना आपने संघर्ष किया कि बाद में वो जो कभी लकड़ी लेके आया करती थी वो बाद में वहाँ पर शिक्षिका बन गई। कॉलेज में आप बतौर लेक्चरर वहाँ पे पढ़ा रही थी, तो वो वहाँ पर कैसे पहुँची आप? और फिर बाद में राजनीति में कैसे दिलचस्पी हो गई? ये देखिए, कॉलेज का काम उससे पहले ही हम सोशल वर्क में आ गए थे। कॉलेज में तो हम 2008 में आए हैं, लेकिन सामाजिक काम में हम पहले से जुड़ चुके थे और मुझे अच्छा लगता था लोगों के बीच में रहना, लोगों का समस्याओं को सुनना और समाधान करना मुझे अच्छा लगता था। इसीलिए हम सामाजिक काम में जुड़ गए और स्नेह मिलता गया तो हम आगे बढ़ते गए। बीजेपी की जो राष्ट्रीय कार्य समिति है उसमें भी डॉक्टर लुईस मरांडी को काफ़ी अहम जगह दिया गया है। अगर महिला उसमें प्रतिनिधि की बात करें, संथाल जैसे जगहों से लुईस मरांडी को जगह मिला, क्या कुछ आपने पार्टी ने देखा? चूँकि वो जो टीम बनी थी बहुत ही महत्वपूर्ण टीम थी, उसमें आपको पहले भाजपा में बतौर सचिव रखा गया था। जो आपने कदम बढ़ाए भाजपा के अंदर में वो बाद में लोगों को पता चला, तो आप क्या कुछ संथाल में कर रही थी या इसके पीछे के क्या कारण थे? देखिए, बीजेपी ने हमें बहुत कुछ दिया और हम पार्टी के प्रति हमेशा ऋणी रहेंगे। आज जो पहचान हमको ऑल इंडिया में दिया, तो अगर किसी को श्रेय जाता है तो ये पार्टी को जाता है। लुईस मरांडी एक छोटी सी कार्यकर्ता के रूप में ही है, आगे भी कार्यकर्ता के रूप में रहेगी। लोग कहते हैं कि आपने संगठन बहुत मजबूत किए। हाँ, वही मैं बता रही थी। तो मैं पार्टी के प्रति हमेशा ऋणी रहूँगी और इतना सम्मान दिया कि अब हमारा दायित्व बनता है कि हम पार्टी के लिए क्या कर सकते हैं या क्या अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ एक बात हम बताना चाहेंगे, ट्राइबल के साथ साथ एक माइनॉरिटी साइड जिसको हम लोग कहते हैं, तो मेरे चेहरा को देख के लोगों को लगता है कि माइनॉरिटी फेस है। तो हम ऐसा काम करते हैं कि अपने क्षेत्रों में, अभी मंत्रालय में भी सब तरह के लोग आते हैं और हम बोलते हैं कि आप जैसे सोचते हैं पार्टी के विषय में ऐसा कुछ नहीं है। अगर वैसा रहता तो लुईस मरांडी ना राष्ट्रीय सचिव बनती और ना ही आज बीजेपी का सरकार में मंत्री बनती। आपके काबिलियत पर पार्टी ने बहुत तवज्जो दिया, आपको संगठन में पदाधिकारी बनाया, इसके अलावा आपको सरकार में मंत्री बनाया है। जाहिर है कि पार्टी आप पर बहुत भरोसा करती है। यहाँ के लोगों को भरोसा पर ज़्यादा हो, इसके लिए आप क्या कुछ करना चाहेंगे कि यहाँ की पार्टी के लिए भी? सरकार आज तो चूँकि अब तो सरकार में है तो दायित्व तो बढ़ गया है और राज्य भर के लोगों का अपेक्षा बढ़ा हुआ है। मैं तो इसमें इतना ही कह सकती हूँ कि विभाग के एक एक चीज़ों को समझ के लोगों तक पहुँचाना मेरा प्राथमिकता रहेगा और हम आम पब्लिक से भी सजेशन मांगेंगे। आपके माध्यम से भी हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर उनको लगे कि हमारे लिए, इस राज्य के लिए आप ऐसे करोगे आपके विभाग के माध्यम से, तो हम उस पर बिल्कुल अमल करेंगे। आप समाज में बहुत कुछ करना चाहेंगी, राज्य में करना चाहती हैं, लेकिन इस राज्य में जो सिस्टम अब तक रहा है कि चीज़ें डिलीवर नहीं हो पाती हैं, बिचौलिया होता है, करप्शंस हैं,
ऐसे में लोगों तक अपने कल्याणकारी योजनाओं को जो पहुंचाएंगी वो बहुत बड़ी चुनौती होगी। उसके लिए क्या आपके दिमाग में कोई खाका है? उसके लिए हम लोगों ने हमने अपने आप में सोच के रखा है। फिलहाल हमारी सेक्रेटरी चेंज हुई है तो उसको कार्य रूप नहीं दिया गया है, लेकिन जहाँ तक बिचौलिया की बात है, कहीं ना कहीं विकास बाधित होता है या फिर ज़रूरतमंद तक उनका चीज़ पहुँच नहीं पाता है, उसके लिए बिचौलिया आड़े आते हैं। तो आने वाला समय में डायरेक्ट सुविधा लोगों तक कैसे पहुँचे, इसके लिए हम प्लान कर रहे हैं। लोगों तक जो आपने सपने देखे हैं संथाल के लिए, पूरे झारखंड के लिए, वो क्या है और किस तरह से इस राज्य का चेहरा बदलेगा, उसको लेकर कुछ शब्दों में बस आपसे जानना चाहते हैं। और नहीं, जैसे हम अपने विभाग के माध्यम से ही अगर हम कहना चाहें कि डायरेक्ट लोगों तक कैसे पहुंचे और सरकार का सकारात्मक रूप कैसे सामने दिखे, तो कल्याण विभाग के माध्यम से कुछ जैसे आय वृद्धि योजना वगैरह आती है। तो आय वृद्धि योजना में हमने इतने कम समय में 100 दिनों में एक अनुभव मेरे सामने आया है। जो सिलेक्शन होता है लोगों का, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बेरोजगार लड़का हो, कुछ भी इस तरह का, तो सिलेक्शन में भी बिचौलिया हावी रहता है। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए, चूँकि हम डायरेक्ट जानते हैं, हम अनुभव दुमका से हमको होता है, बाकी पूरे राज्य का हमको करना है, तो इसीलिए उस अनुभव के माध्यम से ही हम सरकार का छवि सुधारना चाहते हैं, ऐसा हम प्लान बना रहे हैं। बिल्कुल, सरकार की छवि आप बदलना चाहते हैं, इसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत आपको शुभकामना। हम बात कर रहे थे डॉक्टर लुइस मरांडी जी से। इन्होंने साफ कर दिया है कि इस राज्य में वो चाहते हैं कि राज्य का तस्वीर बदले। इसके लिए विभाग की तरफ से तमाम जो योजनाएं हैं उसको लेकर भी ये काफ़ी चिंता रखती हैं ताकि ज़मीन तक योजनाएं पहुँचें। हम भी इनके कार्य में इनको पूरी शुभकामना देते हैं और उम्मीद करते हैं कि अपने काम में सफल हों। इस कार्यक्रम में आज इतना ही। जब हम अगली बार मिलेंगे एक नए सदस्य के साथ मिलेंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।